अब ये दिल, दिमाग और मन का कैसे बैठेगा सेट? राइट, आपको पहले समझना है PAW। आपका वाय बहुत बड़ा था क्योंकि आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं था। मैंने जब डॉक्टर बनने का सोचा, मैंने सोचा कहीं इम्पॉसिबल गोल तो नहीं है। तो उस समय ये नहीं आया होगा कि आप क्या क्या खोने वाले हो? बिल्कुल आया, सोचा ना मैंने। बिलीफ की बात करूं या क्लियरिटी की बात करूं मैं यहाँ? जैसे आप होटल में गए, किस होटल में गए ये आपकी किस्मत थी, हाँ। लेकिन उस होटल के अंदर जो मेनू कार्ड मिला उसमें से आप क्या खा रहे हो ये आपकी फ्री विल है। स्पेसिफाई रहती है, एक दाल फ्राई ला दे, पनीर की एक्चुअली पनीर की शाही पनीर ला दे और हमको रोटी ला दे। ये किस्मत की वजह से जो आपको मिला उसे एक्सेप्ट करिए। लेकिन सुग्रीव शायद अपना गोल सेट नहीं कर पाए। जो मैं पाना चाहता हूं उसे भी मैं पाके रहूंगा। बिल्कुल सही कहा इस वीडियो में कि जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है, जो हमारी चाहत होती है कभी पूरी होती ही नहीं है, और जो हो रहा होता है वो हम कभी चाहते ही नहीं है, वो हमारी इच्छाओं का नहीं होता है, और हम अक्सर फिर अपनी किस्मत को दोष देते ही रहते हैं। बात भी सच्चाई है, लेकिन ऐसा होता क्यों है? गड़बड़ कहां है? जब हम भगवान ने सबको बराबर दिया है, किस्मत उसने रची है, तो गलत तो हो ही नहीं सकता। तो फिर गलती हुई कहां? हम में है या इस बाहर वातावरण में है? इसी बातों को आज समझेंगे। डॉक्टर अनिल गुप्ता हमारे साथ है, होलिस्टिक हेल्थ कंसल्टेंट है, वैदिक विज्ञान NLP के मास्टर ट्रेनर हैं, और मैं नरेंद्र पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नमस्कार। नमस्कार पांडे जी। डॉक्टर साहब, जैसा भी बात चल रही तो चर्चा हो रही इस वीडियो के साथ में कि जो हम चाहते हैं वो होता नहीं हमारे साथ में, और हम जो हो रहा है वो हमारी चाहत का नहीं होता है। गड़बड़ कहां है? जब आप लोग कहते हैं कि तुम जो चाहोगे वो तुमको मिलेगा, बस चाहत उत्पन्न कर लो मिल जाएगा, तो फिर क्यों नहीं हो रही? देखिए, आदिकाल से लेकर अभी तक अगर हम देखें तो मनुष्य की कुछ ना कुछ चाह रही है, और इन सारी चाहतें जो हैं, जो भी हम चाहते हैं कि ये हो जाए वो हो जाए, एक चाह रहती है कि वो सारी चाहतें फलीभूत हो जाएं। इसीलिए हम बहुत सारी साइंसेस का, बहुत सारी चीजों का प्रयोग भी करते हैं। कुछ लोग मन्नत मांगते हैं, कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी चाहतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। कुछ कहते हैं कि जो भाग्य में होगा वही मिलेगा, कुछ कहते हैं कि नहीं, मेहनत करने से ही सब कुछ मिलेगा, कर्म से ही सब कुछ मिलेगा, कोई कहते हैं कि किस्मत का कनेक्शन है। तो ये जो टॉपिक है ना, मैनिफेस्टेशन, आउटकम प्लानिंग, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ना। और बीच में एक टाइम आया जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत फेमस हो गया। बहुत फेमस तो। और जब से वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर सीक्रेट मूवी आई ना, लोगों ने जब उसे देखा तो डेफिनेटली लोगों ने समझा कि हाँ, कुछ एक मिसिंग लिंक था जो लोग समझ नहीं रहे थे अपने आउटकम को पाने के लिए। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीफ का रोल बताया गया कि आप जो चाहते हैं वही पाते हैं, है ना। लेकिन क्या हम वही चाहते हैं जो हम चाह रहे होते हैं? क्लैरिटी होती है हमें? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझने के बाद भी, मूवी आने के बाद भी, और इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर वर्कशॉप लेके आते हैं, उसको अटेंड करने के बाद भी लोग, जब मैं लोगों से बात करता हूं तो लोग कहते हैं कि नहीं सर, उतना कुछ करने के बाद भी नहीं पूरा हो रहा जो हम चाहते हैं। फिर वो ले दे के वही बात कहते हैं कि सर एक्चुअल में वही है कि जो किस्मत में लिखा होता है ना वही होता है, चाहने वहाने से कुछ नहीं होता। अब अगर आप जैसे लोग किस्मत की बात करें, जो किस्मत में लिखा है वही होता है, तो फिर आदमी मेहनत ही क्यों करेगा, प्रयास ही क्यों करेगा? फिर वो जो बड़े बड़े लोग प्लानर बनाते हैं बिजनेस में और कार में चलती है कि गोल सेट करो, गोल बनाओ और अचीव होगा। जब किस्मत में ही लिखा है और किस्मत से चलेंगे तो फिर गोल सेटिंग की जरूरत ही क्यों होगी? तो गोल सेटिंग एंड गोल गेटिंग, साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन, जो आज आपने ये टॉपिक चूज किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे हम गोल को सेट करें और फिर गोल को गेट करने के लिए क्या तरीका है। तो पहली चीज हमें यह समझनी है किस्मत और कर्म कनेक्शन, क्योंकि सबसे पहला जो हमारा चैलेंज आता है या बाधा आती है या ब्लॉकेज आता है वो यही आता है कि क्या मेरे चाहने से होगा या मेरी किस्मत में जो लिखा वही होगा, मैं चाहूं कि नहीं चाहूं। राइट, बिल्कुल। यानी गोल सेट करने से पहले कई लोग बोलते हैं अरे सर क्या करना है गोल सेट करके, जो किस्मत में लिखा वही होगा। तो पहले ये समझते हैं कि किस्मत और कर्म के बीच में क्या कनेक्शन है। अगर हम इसको एक स्टोरी के हिसाब से समझे, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो कुछ दिन पहले मैं अपनी बिटिया के साथ
वो स्क्रेबल का गेम खेल रहा था। मुझे स्क्रेबल खेलना नहीं आता, लेकिन उसने कहा बेटा, उसने कहा पापा कि चलो टाइम पास करने के लिए खेलते हैं। उसने मुझे सिखाया कि एक पोटली है, उसमें बहुत सारे अल्फाबेट्स हैं ए टू लेकर जेड तक, और आपको उसको निकालना है। पहले आप 5 या 6 अल्फाबेट निकाल लीजिए, मैं भी 5 या 6 निकालूंगी, फिर हम एक एक करके निकालते जाएंगे और वर्ड्स बनाएंगे। जिसका वर्ड्स ज्यादा बनेंगे वो विनर होगा। मैंने शुरू किया और उसमें से कुछ निकाला। एक एफ आया, एक ई आया, एक एल आया, एक आई आया। तो मैंने उससे वर्ड बनाया 5। कैसे करते करते मैं बनाते गया और अल्टीमेटली मैं उससे हार गया, क्योंकि वो ज्यादा स्मार्ट है। हारने के बाद मेरे मन में एक विचार आया कि जो स्क्रैबल गेम है ये हमारी जिंदगी की तरह ही तो है। यानी शुरुआत में मेरे पास जो वर्ड बनाने के लिए जो ये थे, जो मैंने अल्फाबेट्स लिए, वो मेरे पास मेरे हिसाब से नहीं थे। जो मैंने उठाया निकाला वो आ गए, वो मेरी किस्मत थी। लेकिन इस किस्मत में जो ये 4 अल्फाबेट आए, इससे मैं फाइल बना रहा हूं FILE या LIFE, लाइफ बना रहा हूं। ये मेरी समझ के ऊपर था। सेम टू सेम मैं ये कहता हूं, किस्मत और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। एक किस्मत है कि किस घर में मैं पैदा हुआ, किस देश में मैं पैदा हुआ, किस जगह पे मैं पैदा हुआ, किन परिस्थितियों में मैं पैदा हुआ, कैसे जगह पे और कैसी परिस्थितियों के साथ साथ किस स्टेटस के साथ मैं पैदा हुआ, मेरा सोशल स्टेटस, मेरा फाइनेंशियल स्टेटस। लेकिन जन्म लेने से लेकर मरने के बीच में मैंने जो जिंदगी जी, इसमें मेरे पास पूरी प्रोबेबिलिटीज थी, मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस थी कि मैं अपने जन्म स्थान को भी बदल सकता हूं, मैं अपने सोशल स्टेटस को भी बदल सकता हूं, मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटस को भी बदलने की क्षमता रखता हूं, और वो प्रोबेबिलिटीज हो सकती थी। अब यहीं पर मैं कहता हूं कि किस्मत का अपना रोल है, लेकिन किस्मत के साथ साथ मेहनत का भी रोल उतना ही है। बल्कि जो प्रोबेबिलिटीज किस्मत में आप पैदा होते हो ना, जब, तो किस्मत आपको बताती है कि ये प्रोबेबिलिटी आपके साथ हो सकती है। जब कुंडली बनाते हैं, जन्म कुंडली, तो उसमें लिखा होता है ये बच्चा डॉक्टर बन सकता है, ये बच्चा इंजीनियर बन सकता है, ये बच्चा ऐसा हो सकता है, ये बच्चा वैसा हो सकता है। लेकिन वो बनेगा क्या? जिस डायरेक्शन में वो सतत प्रयास करेगा, जो उसने मेंटल क्लैरिटी बना ली, जो उसने मन से साध लिया कि मुझे ये बनना है, और उसके लिए फिर वो लगातार एक्शन करना जब शुरू करता है, वही उसके साथ होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। दोस्तों, एक कहानी आपने सुनाई, और अक्सर जब ये बातें आती हैं तो मुझे अपने पुराने ग्रंथ याद आते हैं, और उसमें से मैं कुछ कहानियां निकालता हूं। तो रामायण, तुलसीकृत रामचरितमानस में 2 बड़े कैरेक्टर हैं, एक प्रभु राम है और दूसरे उनके मित्र सुग्रीव है। दोनों की किस्मत की बात करता हूं, और जो उन्होंने जैसा भी सेटिंग किया हो, कर्म में बदला हो, उस पर एक वृत्तांत आपके साथ शेयर कर लेता हूं। राम को भी देश निकाला हो गया था, राजा बनते बनते उन्हें देश निकाला हो गया और जंगल में भटकना था। और कहीं कमोबेश की स्थिति सुग्रीव के साथ भी ऐसी हुई थी कि भाई ने उन्हें बाहर निकाल दिया। बिल्कुल ठीक। अब अंतर देखिए, राम ने किस्मत को एक्सेप्ट किया, और उसे कर्म में कन्वर्ट करके जंगल में घूमने लगे, तपस्याएं की, ऋषियों के साथ बैठ के ज्ञान अर्जन किया, वानरों को जोड़ा, लंका में विजय प्राप्त की, और वापस आकर के राम राजा बन जाते हैं अयोध्या के। लेकिन वही सुग्रीव को अगर देखते हैं तो शायद उन्होंने किस्मत को ये मान कि मेरी किस्मत में शायद यही लिखा है, तो एक पहाड़ पे जाकर के ऊपर की चोटी बैठ जाते हैं, गुफा में छुप जाते हैं कि मैं बाली से अब नहीं जीत सकता हूं, मैं बाली बैठा रहूंगा यहां पे, और मेरे आसपास कोई मत आए। वो इंतजार करते रहते, बस हो खत्म हो गया मेरी किस्मत, आगे मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। और जब तक राम नहीं मिलते हैं तब तक सुग्रीव एक डरा हुआ बानर के रूप में बैठा रहता है। ये 2 चीजें हैं। यहीं से मैं आगे चलता हूं, जो थोड़ी सी मुझे क्लियर हो रही है और दर्शकों को भी समझ में आ रहा होगा। राम ने शायद अपना एक गोल सेट कर लिया। जैसे भी आपने कहा, कहानी सुनाई कि आपके हाथ में कुछ आया, वो किस्मत थी। राम को वनवास हुआ, वो किस्मत थी। मगर उस किस्मत को कर्म के रूप में, गोल को उन्होंने सेट किया और उसे गेट किया वापस, और राजा बने। लेकिन सुग्रीव शायद अपना गोल सेट नहीं कर पाए, किस्मत तो थी। अब यही चलते हैं, गोल सेटिंग और गोल गेटिंग। दोनों में क्या अंतर? बिलीफ की बात करूं या क्लियरिटी की बात करूं मैं यहां पे? तो पहली चीज कि किस्मत की वजह से जो आपको मिला उसे एक्सेप्ट करिए, लेकिन साथ ही साथ अपने आप को एक कमांड दीजिए कि नहीं, जो मैं पाना चाहता हूं उसे भी मैं पाके रहूंगा।
और उसके लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है गोल सेटिंग। गोल्स। गोल का मतलब एग्जैक्टली क्या, कि जो भी आप पाना चाहते हैं उसकी क्लैरिटी, कि आप क्या पाना चाहते हैं, ये क्लैरिटी लेकर आना। मैंने कहा ना कि जब बच्चा पैदा होता है, ग्रह नक्षत्र क्या थे, कुंडली क्या थी, उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटीज बनती हैं। उस प्रोबेबिलिटी में से उसके साथ क्या घटित होगा ये डिपेंड करेगा उसके माइंड की कंपास के ऊपर, उसकी गोल सेटिंग के ऊपर, राइट ना। इसलिए कुंडली में कभी भी ऐसा नहीं लिखा होता कि डॉक्टर ही बनेगा, ये बन सकता है। हाँ, 2-3 ऑप्शंस रहते हैं, ऑप्शंस होते हैं, 2-3 नहीं बल्कि मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। कितनी शादियां हो सकती हैं, कितने घर के योग बन सकते हैं, कितनी जॉब हो सकती है, कहां कहां विदेश में जा सकता है, लेकिन वो सारी चीजें घटित नहीं होती। घटित क्या होती है, जिस डायरेक्शन में ये माइंड चलना शुरू होता है। इसीलिए गोल सेटिंग का रोल आता है। गोल सेटिंग क्लैरिटी लेकर आता है, यानी जो आपका माइंड की कंपास है वो जैसे जैसे जो भटक रही थी, आप उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फिक्स कर देते हैं कि मुझे ये चाहिए। जैसे बचपन से मैंने अपने माइंड के अंदर एक गोल सेट कर दिया था कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन ये गोल सेटिंग के अंदर में एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम सबको ये पता होता है कि हमें क्या नहीं चाहिए, राइट, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो गोल सेटिंग के अंदर आपको ये नहीं ढूंढना है, पहले आप लिखिए, पेन पेपर लिखिए, मुझे क्या क्या नहीं चाहिए वो लिख लीजिए सारी चीजें, और आपको एकदम बहुत सारी चीजें निकल के आएंगे वर्जन। ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, गरीबी नहीं चाहिए, बीमारियां नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। अब उसके बाद इन सबको हटा दीजिए। अब आप पूछिए अपने आप से, व्हाट एग्जैक्टली आई वांट इन माय लाइफ, मुझे अपनी लाइफ में एग्जैक्टली क्या चाहिए, डीपर लेवल पर। तो जब आप एग्जैक्टली लिख लेते हैं कि ये चाहिए, ये है क्लैरिटी। लेकिन केवल क्लैरिटी ले लेने से आप गोल मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। मतलब क्लैरिटी का मतलब मैं समझू जैसे कि हम रेस्टोरेंट जाते हैं और वो बहरा आकर के हमें बनाता है, साहब क्या क्या, पूछते ना क्या क्या दोगे, तो लिस्ट गिनाता है, दाल मखनी भी है, दाल मखानी भी है, फलाना दाल फ्राई भी है, फलाना नहीं, बहुत सारी गिना देता है। बट हम सब मना कर दिए, नहीं चाहिए, स्पेसिफाई रहती है, एक दाल फ्राई ला दे, पनीर की शाही पनीर ला दे, और हमको रोटी ला दे, हमारा स्पेसिफाई रहता है वो। दैट इज द क्लैरिटी यू वांट टू से। बिल्कुल, जैसे आप होटल में गए, किस होटल में गए ये आपकी किस्मत थी, लेकिन उस होटल के अंदर जो मेनू कार्ड मिला उसमें से आप क्या खा रहे हो, ये आपकी फ्री विल है, ये फ्री विल, राइट ना। ये क्लैरिटी, आप क्लैरिटी लेके आते हो ना। अगर आप क्लैरिटी नहीं है, आप बोलते हो वेटर को, यार जो अच्छा मिले ला दे, तेरे यहाँ जो अच्छा बनता तू खिला दे, तो हो सकता है कि जो वो लेके आए वो अच्छा भी हो, और हो सकता है कि जो वो लेके आए वो आपको पसंद ना हो। तो वैसा ही फ्यूचर है आपका। फ्यूचर तो आना ही है, फ्यूचर एक गेस्ट की तरह है, उसे डरना नहीं है, वो तो आएगा ही आएगा। उसको प्लान करना है, उसकी चिंता नहीं करनी है, उसकी प्लान करना है कि जैसा एग्जैक्टली मैं चाह रहा हूं वैसा फ्यूचर आए। लेकिन अगर आप प्लानिंग नहीं करते हो, रैंडमली जीते हो, कुछ लोग कहते हैं पांडे जी कि कोई गोल सेटिंग की जरूरत नहीं है, चलती है लाइफ, चलने दो, मस्त मौला जीते रहो, तो देखो फ्यूचर तो आके रहेगा। जैसे वही वाली चीज है ना कि बेटर को आपने बोला जो मन करे खिला दे, अब वो हो सकता है अच्छा हो और हो सकता है बुरा हो, तो फिर आप उसमें भी संतुष्टि रखें कि अगर बुरा मिल गया तो भी मैं नखरे नहीं दिखाऊंगा और दुखी नहीं होऊंगा, खाऊंगा। तो बस वैसे ही लाइफ में है। तो अच्छा है कि आप अपना मेनू कार्ड खुद डिसाइड करें, अपनी डिश खुद डिसाइड करें, इसीलिए गोल सेटिंग करें। तो अभी जैसे आपने कहा कि केवल हमने सेट कर लिया या क्लैरिटी ला लिया, उतना ही काफी नहीं होता है, तो फिर आगे क्या? साथ ही साथ मैं अपनी लाइफ को भी लेके चल रहा हूं। तो मैंने बचपन में डिसाइड किया कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन जब मैंने अपने गोल को दूसरे लोगों को बताया, अपने फ्रेंड्स को बताया, अपने मम्मी पापा को बताया, रिलेटिव्स को बताया, तो मुझे क्यों बनना है, व्हाई। तो यानी कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा लेसन मुझे वहां से सीखने को मिला कि जो भी आप चाहते हैं वो क्यों चाहते हैं, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट इन योर लाइफ। ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उससे बड़ा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाई यू वांट एग्जैक्टली दैट इन योर लाइफ। जो आप चाहते हैं वो आपको क्यों चाहिए, और ये व्हाई की क्लैरिटी जब आपको आती है तब आप अपने गोल के साथ इमोशनली अटैच होते हैं, और वहीं से फिर आपके अंदर इंटेंशन बिहाइंड द गोल, इमोशनली अटैचमेंट पैदा होती है। ये अगला स्टेप है आपको अपने गोल के नजदीक लेके जाने का। एक बहुत बड़े फिलोसोफर ने कहा है, हम कभी भी लक्ष्य की तरफ नहीं जाते, लक्ष्य हमें अपनी तरफ खींचता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम कभी भी अपने गोल की तरफ नहीं जाते, गोल हमें अपनी ओर खींचता है। दूसरी बात, गोल इतना
खूबसूरत होना चाहिए, इतना आकर्षक होना चाहिए कि वो आपके साथ आपको अपनी ओर खींच सके। तो जब मैंने अपनी बात देखी, मैंने समझा कि मैं डॉक्टर क्यों बनना चाहता हूं। क्योंकि बचपन में मैं अपने पेरेंट, जो दादा दादी थे, ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर, उनको जब मैं लेके जाता था डॉक्टर के पास, तो वहां मैं जब लोगों की पीड़ा देखता था, ओपीडी में बैठे हुए चेहरे, मायूस चेहरे देखता था, और प्लस अपने घर की परेशानियां देखता था, तो मैं समझ में आया कि नहीं यार, मुझे डॉक्टर बनना है, ताकि मैं डॉक्टर बन के इनकी, अपने घर वालों की परेशानियां हैंडल कर सकूं और इस समाज की कर सकूं। मैं इमोशनली अटैच हो गया था और मेरे पास उस वाई का आंसर आ गया था। अब लगातार ये विजिट्स के दौरान मेरे अंदर ये धीरे 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 मैं अपने वाई का आंसर ढूंढ रहा था और मुझे वाई का आंसर मिला। और फिर जिस दिन मुझे अपने वाई का आंसर मिला, फिर मैंने अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को बताया कि मुझे डॉक्टर क्यों बनना है। क्योंकि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग आंसर था कि मेरी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है, इसीलिए मुझे डॉक्टर बनना है। जबकि मेरी फैमिली मुझे कहती थी कि हमारी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है, इसीलिए तुझे डॉक्टर नहीं बनना है। और मेरे पास यही एक बड़ा रीजन था कि मेरी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है, इसीलिए मुझे डॉक्टर बनना है। कितना बड़ा वाय था मेरे पास। बिल्कुल। क्योंकि मुझे अपना स्टेटस बदलना था, खुद का, मेरी फैमिली का, और जो चीजें मैं जिस इन्वायरमेंट में पैदा हुआ, मुझे उससे आगे बढ़ना था। जिस व्यवसाय में मेरी फैमिली थी, ट्रेडिशनल व्यवसाय, उससे मुझे आगे जाना था। मैंने कुछ सोच को बड़ा रखा, सोचा और उसके साथ इमोशनली अटैच हुआ। तो आप भी अपने गोल्स के साथ पहले क्लैरिटी लेकर आए। अगला स्टेप है उसमें इमोशनल अटैचमेंट। कुछ लोग कहते हैं, एक चीज और है तो जब आप वाई को पुट अप करते रहते, वाई की जब आप प्लानिंग करते रहते हैं, तो यहाँ पे एक चीज और आती है जो मैं दूसरा बिलीफ होना चाहिए। लोग कहते हैं कि बिलीफ, क्लियरिटी करो, बिलीफ होना चाहिए, दो बातें। तीसरी बात हर बुक्स में आता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। Right. और ये सबसे बड़ी अड़चन है, हम खोना नहीं चाहते। राइट। तो पहला स्टेप था कि व्हाट एग्जैक्टली आई वांट इन माय लाइफ। दूसरा था व्हाई। जितना बड़ा व्हाई होगा उतनी ही क्लैरिटी और अच्छी होगी, उतना ही गोल के साथ इमोशनल अटैचमेंट होगा। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं, फिलोसोफर्स, कि गोल आपकी दिलरुबा की तरह होता है। हाँ। आपके आशिक की तरह, आशिक बिल्कुल। की तरह होता है कि जब आप आशिकी में पागल हो जाते हैं ना, कि फिर आपको नहीं, मुझे यही चाहिए, इसी के साथ चाहिए, यही शादी, इसी से शादी करनी है। तो वैसा ही गोल के साथ आपकी अटैचमेंट होनी चाहिए कि नहीं, मुझे तो बस यही चाहिए। जिसको हम कहते हैं पागलपन या अटैचमेंट, या वो आपको अपनी तरफ खींचे। ठीक है, लेकिन पागलपन से भी गोल नहीं मिलता है। केवल पागलपन से नहीं, ये होना जरूरी है, लेकिन केवल पागलपन या केवल डेस्परेशन ला देना कि नहीं मुझे चाहिए, जुनून, जोश, उसके साथ साथ आगे और क्लैरिटी चाहिए। वो है अगली क्लैरिटी, है कि हमेशा कहा जाता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती है, हर चीज की एक कीमत होती है। तो यानी जो भी आपको चाहिए, उसको चाहने के लिए, उसको पाने के लिए, उस चाहत को पाने के लिए आपको कुछ चीजें खोनी पड़ेंगी। पहले तो इसको तैयार रहिए। यानी जो आपको गेन चाहिए, उस गेन को पाने के लिए आपको कुछ पेन उठाने होंगे। राइट। तो जब आप कह रहे थे कि आपका वाय बहुत बड़ा था, क्योंकि आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं था, आप स्टेटस बदलना चाह रहे थे, तो इसलिए आपने मेडिकल की पढ़ाई को चूज किया। ये आपके पास में बहुत बड़ा वाय था। राइट। तो उस समय ये नहीं आया होगा कि आप क्या क्या खोने वाले हो? बिल्कुल आया। सोचा ना मैंने अपना डीप एनालिसिस किया कि ये इतना बड़ा जो गोल मैं बना ले रहा हूं, इस बड़े गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या खोना पड़ेगा। मेरे को समझ में आया कि जो ये मेरे दोस्त यार हैं, जिसके साथ मैं अपना टाइम पास करते रहता हूँ, घूमते रहता हूँ, उतना ज्यादा पढ़ता नहीं हूँ, ऐसा तो नहीं चलेगा। ये मेरी जो आजादी है, ये जो मेरा सुकून है, ये जो मेरी शांति है, जो मैं अपना मस्त मौला घूम रहा हूँ जिंदगी, ऐसे चलने से नहीं होगा। घर की रोटी, सादे बढ़िया खाना, मैं रात को 9 बजे टीवी देख के सो जाता हूँ, नहीं, जागना होगा। तो अब उस सपने को पाने के लिए मुझे कुछ खोना होगा। देखिए, एक होती है प्रेजेंट स्टेट, जहां पर आप अभी हैं, और एक होती है डिजायर्ड स्टेट, जहां पर आप जाना चाहते हैं। ठीक है। तो पहले आपको उन दोनों के बीच का गैप एनालिसिस करना है कि कितना गैप है। तो मैंने जब देखा कि मैं एग्जैक्टली यहां पर हूं और मैं जाना कहां चाहता हूं, और बहुत बड़ा गैप है, काफी बड़ा गैप हो जाता है, बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं, जिस स्कूल से मैं पढ़ा वहां से कोई डॉक्टर नहीं पढ़ा था। इन कहते हैं कि उस डिस्ट्रिक्ट से कोई लड़का पीएमटी में क्वालिफाई नहीं किया था। तो मेरे पास कोई एग्जांपल्स नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, कोई सीनियर नहीं था जिससे मैं पूछ सकूं। और फाइनेंशियल कंडीशंस भी मायने नहीं रखती थी, बहुत बड़ा मायने रखती थी। मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस फैमिली की उतनी नहीं थी कि कहीं बाहर भेज सके पढ़ने के लिए, तो गैप बड़ा था। तो गैप एनालिसिस करना जरूरी है। गैप के साथ साथ फिर आपको ये देखना है, इस गैप को फुलफिल करने के लिए मुझे कौन से पेन लेने होंगे। प्रेजेंट स्टेट में कुछ पेन है और डिजायर्ड स्टेट में कुछ गेन है।
हर किसी के होते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो हमारा माइंड है ना, वो पेन और गेन मॉडल पे चलता है। यानी कि माइंड हमेशा पेन से दूर भागता है और हमेशा गेन की तरफ जाता है। क्लियर है? और जब माइंड को बड़े बड़े पेन दिख रहे हैं उस गोल को अचीव करने में, तो वो आपको गोल की तरफ लेके क्यों जाएगा? तो पहले आपको पेन गेन मॉडल लगाना होगा। आपको प्रेजेंट स्टेट के पेन देखने हैं, विजुअलाइज करने हैं अंदर में कि मैं यहां पर हूं और मैं यहीं पर रह गया, इससे आगे नहीं बढ़ पाया, डिजायर्ड स्टेट को अचीव नहीं कर पाया, तो मुझे कौन से पेन होंगे, और वो पेन को अपने मन मस्तिष्क मशीन के अंदर मानस पटल पर चला के देखना होगा लाइव एकदम, कि अगर मैं नहीं अचीव कर पाया अपने गोल को, इसी स्थिति में रह गया, तो मेरे को दुनिया क्या क्या बोलेगी, मेरा फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा, जिंदगी भर की परेशानियां मेरे को क्या क्या, ये जिंदगी तो थपेड़े मारेगी ही मारेगी ना, जिंदगी तो परेशानियां देगी ही देगी ना। रोजी रोटी कमाने के लिए और अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए आपको परेशानियों से गुजरना ही पड़ेगा। तो वो पेन आपको दिखना चाहिए यहां। फिर अगर मान लो आपको ये अचीव हो गया, तो वो गेन क्या क्या होंगे, और वो गेन आपको उस समय नहीं, आज ही सोचने हैं, और सोचने ही नहीं, फील करने हैं। अब जब आपका माइंड यहाँ के पेन देखेगा और उधर के गेन देखेगा और उन दोनों के बीच में कंपेयर करेगा, तो आपके प्रेजेंट स्टेट के पेन ज्यादा बड़े होने चाहिए और आपके डिजायर्ड स्टेट के गेन इतने बड़े होने चाहिए कि आप उसकी तरफ खींचे चले जाएं। और प्रेजेंट स्टेट के पेन इतने खतरनाक होने चाहिए कि आपका माइंड आपको लात मारे, भाग साले यहां से, जा अपने गोल की तरफ। अगर उल्टा है, उल्टा मतलब आपका माइंड उधर जाने में बहुत बड़े बड़े पेन फील कर रहा है और यहाँ कुछ पेन है नहीं, यहाँ तो आप मस्ती में जी रहे हो, सब कुछ सुबह उठ रहे हो, 10 बजे उठ रहे हो, ब्रेकफास्ट मिल रहा है, कोई पेन है नहीं, कोई टेंशन नहीं पैसे की, ना कोई किसी चीज का फ्यूचर की टेंशन है, पता है मम्मी पापा तो है ही, सब कुछ संभाल लेंगे, ये नहीं मिला तो भी दूसरे ऑप्शन है, प्लान बी भी है, प्लान सी भी है, प्लान डी भी है। तो फिर आपका माइंड आपको पेन नहीं दिखा रहा है ना, तो वो बड़े बड़े पेन नहीं लेने देगा। गेन आपको अभी छोटा सा है, थोड़ा सा गेन बन जाएगा कि लोग बोलेंगे चल भाई डॉक्टर बन गया, तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है, अभी भी ऐसी तो मेरी लाइफ मस्त चल रही थी। तो जब आपके प्रेजेंट स्टेट के पेन डिजायर्ड स्टेट के पेन से बड़े होंगे, तो माइंड आपको लात मारेगा डिजायर्ड स्टेट में ले जाने के लिए। और जब आपके प्रेजेंट स्टेट के गेन डिजायर्ड स्टेट के गेन से छोटे होंगे, जब आपके प्रेजेंट स्टेट के गेन यानी आपको उधर ज्यादा फायदा दिखेगा, तो माइंड आपको फिर बोलेगा चल उधर, फिर आपको लक्ष्य अपनी तरफ खींचेगा। राइट। बट हमको अपनी गोल सेटिंग के लिए 3 चीजें अनिवार्य रूप से मानना पड़ेगा। पहला जो मैं समझा, आप कह रहे हैं व्हाट, आपका व्हाट जितना स्ट्रांग होगा उतना ही आपका बिलीव और क्लियरिटी आएगी। राइट। क्योंकि बिलीफ का भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो वो शायद आपके क्या के जो प्रश्न से जो उत्तर निकलेगा उसी से तैयार होते हैं। दूसरी जो मैं समझ पाया वो होता है आपका वाई, कि आपको अगर वो गोल पे जाना तो क्यों जाना है, क्यों चाहिए कोई चीज, उस वाई को आपको मेजर करना होगा। और तीसरे जो आपने कहा गैप एनालिसिस पे, तो मैं समझता हूं उसको हाउ, कि जो हम एक अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जब हम गोल सेटिंग कर रहे हैं, तो उसमें हाउ का रोल होता है कि हम दोनों चीज पे एनल, किधर पेन ज्यादा है किधर पेन कम है, किधर गेन ज्यादा है और किधर गेन कम है। जब ये हम एक एनालिसिस कर पाएंगे तो वह हमारा गोल सेटिंग होगा। मैं ये समझ पाया हूं इस बात तक। तो यानी कि हमने गोल सेटिंग के अंदर ये 3 चीजें समझ ली, लेकिन अब एक थोड़ा सा और समझते हैं डीपर लेवल पर। यहां पर आता है बिलीफ का रोल। बिलीफ मतलब कोई भी चीज का ब्लूप्रिंट पहले हमारे माइंड में बनता है, फिर माइंड से उस ब्लूप्रिंट को अपन उतारते हैं जमीन पर। जैसे कोई बिल्डिंग बनानी है तो पहले आप माइंड के अंदर एक नक्शा तैयार करते हैं, फिर उसको पेन पेपर पे उतारते हैं, और पेन पेपर के बाद फिर आर्किटेक्ट को देते हैं और आर्किटेक्ट उसको बनाता है। सेम टू सेम हमारी लाइफ का जो आर्किटेक्ट है वो भगवान है। हमको उसको बताना है, इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को पहले नक्शा बताना होगा कि एग्जैक्टली मुझे कैसा घर चाहिए, कैसा लाइफ चाहिए, क्या क्या चाहिए लाइफ में, मैं ओवरऑल जिंदगी को कैसे जीना चाहता हूं, क्या अचीव करना चाहता हूं, कहां जो रहना चाहता हूं, किस प्रकार का प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहता हूं, मुझे लाइफ में एग्जैक्टली सारे एस्पेक्ट्स में क्या चाहिए, ठीक है, और क्यों चाहिए, ये पूरा उसको ब्लूप्रिंट बना के देना होगा आर्किटेक्ट को, कैसा चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद उस बिलीफ के साथ आपको अपने माइंड की और प्रोग्रामिंग करनी है, डीपर लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग, जिसको हम कहते हैं कि जो आप मानते हैं वही आपके साथ होता है, जो आप सोचते हैं वो आपके साथ नहीं होता, जिसपे आपका डीपर बिलीफ होता है सबकॉन्शियस लेवल पर।
तो जैसे आप बिलीफ की बात कर रहे हो तो मेरे इसमें आएगा कि हम लोग जो हमारे घर पे कहा जाता है, जो अक्सर हम भी कहते हैं कि कोई भी अगर आपको गोल सेटिंग करनी है, यानी आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, तो आपको अपने दिल, दिमाग और मन तीनों को एकाग्र करके सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। अब ये दिल, दिमाग और मन का कैसे बैठेगा सेटिंग? राइट। तो अब आप क्या करेंगे, आपको पहले समझना है PAW, पाह, एक पंजा होता है जो हमें पकड़ा होता है डाउट का, भय और शंका। ये दो ऐसे ब्लॉकेज हैं जो आपको गोल की तरफ नहीं जाने देंगे। हम सबके अंदर होता है PAW, पॉसिबल, एबल, वर्दी। ये पॉसिबल नहीं है जो मैंने गोल बना लिया, मैं एबल नहीं हूं, मैं अचीव नहीं कर सकता, वर्दी, मैं इसके लायक नहीं हूं। PAW, पॉसिबल। तो पहले आप देखिए कि जो आपने गोल बनाया है उस गोल वो पॉसिबल है कि नहीं है। इम्पॉसिबल गोल तो नहीं बना लिया है, पता कैसे चलेगा? आप देखिए कि उस गोल को आपसे पहले किसी ने अचीव किया है। अगर किसी ने भी अचीव किया है मतलब वो पॉसिबल है। अच्छा, मैंने जब डॉक्टर बनने का सोचा, मैंने सोचा कहीं इम्पॉसिबल गोल तो नहीं है। मैंने देखा कि नहीं भाई, दुनिया में हर साल इतने सारे स्टूडेंट्स 12th के बाद डॉक्टर बन रहे हैं। मगर आपके शहर से तो कोई नहीं निकला था। हाँ, लेकिन लोग तो निकले थे ना, दूसरी जगह से। Yes. तो वो आपने कैसे मनवाया मन हाँ, को? अब यही मैं आ रहा हूं कि पहले आपको ये देखो ना कि जो आपने गोल बनाया किसी ने तो अचीव किया है ना। हाँ, ठीक है। तो इट मींस पॉसिबल। अब बात आती है कि एबल, क्या मैं एबल हूं कि नहीं? हम सोचते हैं भी वो दिल्ली वाले निकालते हैं, हरियाणा ने निकाला वो होगा, अपने केरला वाले निकाल लेते हैं PMT, लेकिन क्या मैं निकाल सकता हूं कि नहीं? मैं एबल हूं कि नहीं? राइट। क्वेश्चन एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। यहां पर आपको अपने मन को कन्विंस करवाना है, यहीं पर आपके बिलीफ का रोल आता है कि नहीं, मैं भी एबल हूं। एबिलिटी, योग्य हूं मैं एबल हूं। फिर तीसरा होता है वर्दी, कि मैं लायक ही नहीं हूं, मेरी आइडेंटिटी उस लेवल पे नहीं है कि यार ये है तो यार ये डॉक्टर बन तो जाते हैं, कुछ लोग निकाल भी लेते हैं और कर भी सकता हूं, लेकिन ना भाई मैं वर्दी नहीं, मैं लायक नहीं हूं, ये तो बड़े लोगों के खेल है। नहीं, पहले आपको अपने को PAW से बाहर निकालना है। पॉसिबल है, एबल हूं मैं और वर्दी हूं। ये आपको अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी है, अपनी आइडेंटिटी गोल की आइडेंटिटी के साथ मैच करनी है। यस, ये पॉसिबल भी है, मैं एबल भी हूं और मैं वर्दी भी हूं, और ये आपको पूरा माइंड के अंदर बनाना है। ठीक है। जैसे आप किसी बिल्डिंग को बनाते हैं तो बिल्डिंग का आर्किटेक्ट बनाते हैं ना कि भाई 6 फ्लोर की बनानी है, तो 6 फ्लोर की बन सकती है ना? यस, बन सकती है। इसके ऊपर 7वां फ्लोर बन सकता है, और ये ऐसा है, ये एबल भी है, और इतना खर्चे में मैं बना भी सकता हूं। बेशक मुझे रिसोर्सेज अरेंज करने होंगे, मुझे स्किल लाने होंगे, मुझे एबिलिटी ढूंढनी होगी, मुझे लोग ढूंढने होंगे, वो सब हो पॉसिबल है। लेकिन पहले आपको अपने माइंड को बनाना है, इट्स पॉसिबल, आई एम एबल एंड आई एम वर्दी। अब यहां तक इतना क्लियर करने के बाद यहीं पर आता है दिल और दिमाग करो। ये मन तैयार हो गया। ये मन तैयार हुआ, अब आपको दिल को भी समझाना है। दिल, और दिल क्या है? आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग। तो आपको फील होना चाहिए, आपके अंदर एक आग होनी चाहिए ना उसको पाने के लिए। आग मतलब जुनून, पैशन के साथ साथ आप इमोशनली अपने गोल के साथ अटैच होने चाहिए कि नहीं ना, मुझे अचीव करना है। तो जब आप बोलते हैं ना कि दिल के साथ साथ अब आपको क्या करना है, वो जो गोल्स आपको बनाए आपने उसको आउटकम में कन्वर्ट करना। आउटकम गोल अलग है, आउटकम अलग है। ठीक है। आउटकम का मतलब है कि जो आपने गोल बनाया वो आपको अचीव हो गया, और उसको अचीव होते हुए पहले से ही देखना है। तो मैं क्या करता था अपने लाइफ में उस आउटकम को, कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैं आंखें बंद करके देखता था कि मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा हूं डॉक्टरों के बीच में एप्रन पहने हुए। ये है आउटकम को विजुअलाइज करने ना, प्रेजेंट में डिजायर्ड स्टेट को विजुअलाइज करना। और केवल विजुअलाइजेशन नहीं, केवल थॉट प्रोसेस नहीं, उसकी पिक्चर आपको दिखनी चाहिए, और पिक्चर आपसे बड़ी होनी चाहिए, आप उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, और उसके अंदर फीलिंग होनी चाहिए। आपने कहा कि विजुअलाइज करना है, बट केवल थॉट प्रोसेस नहीं, विजुअलाइज करना है। ये थोड़ा सा क्लियर करेंगे दर्शकों को। एक होता है सोचना मतलब कोई थॉट प्रोसेस ले आए। एक होता है इमेजिन करना, मैं डॉक्टर बन गया, हाँ, उसको गया सोचना नहीं, इमेजिन करना। एंजॉय करना, इमेजिन करना मतलब होता है आपको दिखना चाहिए, वो बंद आंखों में भी और खुली आंखों में भी। अच्छा, दिखना कैसे देखना है? अपने आप को आंखों के सामने देखना है कि मैं डॉक्टर हूं। आपको ये देखना है कि वो गोल अचीव हो गया प्रेजेंट में ही, अभी। ठीक है। और एक बड़ी सी मेंटल स्क्रीन के ऊपर आंख बंद करके आप देखें कि मेंटल स्क्रीन पे आप एक मूवी चला रहे हैं, फ्यूचर की मूवी अभी में।
ताकि आपकी गोल के साथ इमोशनल अटैचमेंट हो सके। बड़ा सा होना चाहिए, जैसे आप एक थिएटर में बैठे हैं, एक माइंड की स्क्रीन चल रही है, उसके ऊपर आप अपने आप को देखिए दूसरे लोगों के साथ, और आप वो गोल अचीव कर चुके हैं। अब आप कैसा फील कर रहे हैं, वो इमोशनल स्टेट आपको अभी लेके आनी है। क्या अब आपको क्या मजे आ रहे हैं, अब आप कैसे आनंद ले रहे हैं, अब आप क्या क्या कर रहे हैं। तो विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन विद फीलिंग दैट क्रिएट वाइब्रेशन। ओके, अब आप प्रेजेंट में ही अपनी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हैं। ये जो आपने विजुअलाइज कर लिया, इमोशनली अटैचमेंट बना लिया गोल के साथ, अब ये आप फ्रीक्वेंसी पैदा कर रहे हैं, और डेली आपको ये करना है। कुछ देर शांत रहकर, आपको आंखें बंद करके या आंखें खोलकर, जैसा भी आपको ठीक लगे, अपने गोल्स को विजुअलाइज करना है, इमेजिन करना है, उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट बनानी है, और इंजॉय करना है कि आपने उसे अचीव कर लिया। ये सारी चीजें आपके माइंड के अंदर में बिलीफ पैटर्न को स्ट्रॉन्ग करेगी, आपके अंदर में एक आइडेंटिटी क्रिएट करेगी गोल के साथ। अगर आपकी आइडेंटिटी गोल के साथ मैच नहीं हो रही है तो भी आप चीज अचीव नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई भी व्यक्ति अपने से, अपनी औकात से नीचे का काम अगर करने को बोल दे तो असहज हो जाता है। आप किसी ऑफिसर को अगर पीएन वाला काम दे दें, गार्ड का काम दे दें, नहीं कर पाएगा। सेम टू सेम ये भी है कि अगर आपकी आइडेंटिटी छोटी है और आपको अपनी आइडेंटिटी से बड़ा गोल आपने बना लिया तो आप उसके साथ असहज हो जाएंगे। तो या तो गोल अपनी आइडेंटिटी के बराबर बनाओ, और या फिर आप गोल बड़ा बना लिए हो तो अपनी आइडेंटिटी को बड़ा करो। और अपनी आइडेंटिटी को पहले माइंड में बड़ा करना होता है। आपकी खुद की पहचान, हु यू आर, योर आइडेंटिटी इज योर कोर बिलीफ, हु यू आर। तो आप अपनी आइडेंटिटी को बड़ा करें कि यस, मैं ये अचीव कर सकता हूं, दिमाग से, दिल से, और अपनी आत्मा से पूछें, यस ये अचीव होगा। राइट। दोस्तों, अभी आपने कहा कि जो आप थॉट पैटर्न ला रहे हो और जीने के लिए, वो एक वाइब्रेशन होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, है ना, कि फ्रीक्वेंसी एक एनर्जी हो गई फिर तो। यस। और जो हम गोल ले रहे हैं इसे भी एनर्जी मानो फिर मैं। जो गोल हम तैयार कर रहे हैं गोल है, तभी तो हम गोल हमको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि एनर्जी ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाएंगी। तो क्या गोल सेटिंग के लिए जितनी चीजें आपने अभी ये कही, इतने भर से काम हो जाएगा अगर आप एनर्जी की बात कर रहे हो यहाँ? राइट, एवरीथिंग इज एनर्जी। जब एक गोल आपने सोचा था, शुरुआत में थॉट ही आई थी मुझे ये करना है, फिर आपने उसको बार बार सोच के एक एनर्जी क्रिएट की। वही तो आपने कहा, फिर आपने उसको लिख दिया। थॉट प्रोसेस एक एनर्जी ही है। फिर आपने उसमें लिख दिया डायरी में। लिखने के बाद आप उससे इमोशनली अटैच हो गए, एक इमोशनल एनर्जी पैदा कर ली आपने। फिर आप उसे बार बार अपने माइंड में देख रहे हैं, एक और इमोशनल एनर्जी आप क्रिएट कर रहे हैं, बार बार ब्रह्मांड में छोड़ रहे हैं, अपने बायोफील्ड में छोड़ रहे हैं। यानी मैं वही कहता हूं कि आपको अपने गोल के साथ वाइब्रेशनल अटैचमेंट लेकर आनी है और वाइब्रेशंस पैदा करनी है। यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही हैं। अब आपका जो गोल है, अगर वो हाई फ्रीक्वेंसी का है, हाई वाइब्रेशन का है, तो आपको पहले अपनी वाइब्रेशन उसके साथ मैच करनी होगी। अब केवल इतना प्रोसेस करने से गोल मैनिफेस्ट नहीं होगा। राइट। आपको सबसे बड़ा जो रोल है वो है आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को गोल की फ्रीक्वेंसी के साथ लाना है। और ये बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है, यही सबसे मुश्किल स्टेप होता है। यानी कि गोल ऑलरेडी कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है और वो आपके पास आने को तैयार है। आप गोल तक नहीं जाना चाहते, गोल भी आप तक आना चाहता है। लेकिन वो गोल वो आप तक तब पहुंचेगा जब आपकी वाइब्रेशन उसके बराबर होगी। अभी हमारी वाइब्रेशन लो है, अभी तो हमने जस्ट इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन किया, उस गोल को पाने की चाहत, इच्छा पैदा की, लेकिन अभी हमारी वाइब्रेशन, हमारी फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं है कि वो हमें अचीव हो जाए। यहां तक बहुत सारे लोग कर लेते हैं, इसीलिए जो बहुत बड़े ट्रेनर्स होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, क्लैरिटी क्रिएटर, कोच वगैरह, वो इतने स्टेप तो करवा लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी गोल अचीव नहीं होता। नहीं होता। शुरुआत वही पॉइंट मैंने रखा ना कि क्या रीजन है कि हम बड़े बड़े गोल सेट कर लेते हैं और प्लानिंग कर लेते हैं गोल गेटिंग की, पर गोल गेट नहीं होता। राइट। तो ये जो खेल अब आपने कहा वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी का है, गोल इज आल्सो द एनर्जी एंड और जो मैनिफेस्टेशन है वो भी एनर्जी है, हमारा थॉट प्रोसेस वो भी एनर्जी है। राइट। अब इसको समझना है। यहाँ पर क्या समझते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा कुछ गोल बना के और यूनिवर्स को फोर्स करते हैं कि तू मेरे लिए करके दे। ये है गड़बड़। यूनिवर्स फोर्सफुली काम नहीं करता। यूनिवर्स आपका दास नहीं है, नौकर नहीं है कि तू आप उसको आदेशित करें कि ले तू ये मेरे लिए लेके आ। नहीं,
आपको हार्मनी बनानी है यूनिवर्स के साथ, और आपको उस फ्रीक्वेंसी पे खुद को उस फ्रीक्वेंसी पे लाना है जिस फ्रीक्वेंसी पे गोल है। यहीं पे पूरा पार्ट आता है स्ट्रेटेजी का हाउ। ये है पूरा आगे कि व्हाट, वाई के बाद आता है हाउ, कि मुझे कैसे उस गोल तक पहुंचना है। और पहुंचने के लिए आपको बस अपना फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करके देखना है, मैं किस फ्रीक्वेंसी पे और मेरा गोल किस फ्रीक्वेंसी पर, मुझे क्या क्या करना है कि मेरी फ्रीक्वेंसी गोल के बराबर हो जाए। जिस दिन मेरी फ्रीक्वेंसी गोल के बराबर होगी, गोल तो आपकी तरफ आना चाहता है, आप ही उसे रिपेल कर रहे हो, आपका ऑरा उस लायक नहीं है। मुझे अपने आप को उस काबिल बनाना है कि गोल मेरी तरफ खींचा चला आए। भैया वो दिवाली के दिन में लक्ष्मी बुलाते हैं अपन, तो घर की साफ सफाई पूजा पाठ सजा के रखते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि लक्ष्मी उसी घर में आती है जिस घर जो साफ सुथरा होता है, वेल डेकोरेटेड होता है, वहीं जाएगी। तो जब लक्ष्मी के लिए घर को इतना सजाया धजाया जाता है, इतनी प्लानिंग की जाती है, तो एक बड़े गोल को प्राप्ति के लिए भी अपने को उस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। यानी कि दिवाली में ही हमें समझा दिया गया था गोल सेटिंग का साइंस। भाई लक्ष्मी मतलब आपके गोल्स। हाँ, लक्ष्मी की एनर्जी सबको पता है बहुत हाई है। अगर आपके घर की एनर्जी बहुत ही लो रहेगी, पूरा बिखरा रहेगा, गंदगी रहेगी, तो लक्ष्मी नहीं आएगी। ये समझाते थे बिल्कुल। और क्या कहते थे कि इसको वाइब्रेशनली ठीक कर लो, सजा के रखो, फिर लक्ष्मी आएगी। सेम टू सेम आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपका दिल और आपकी आत्मा, ये सारी चीजें इतनी प्योर, इतनी कॉन्शियस और इतनी वाइब्रेशनली हाई होनी चाहिए कि आप उस गोल को अपनी तरफ खींच सके या गोल आपको अपनी तरफ खींच सके। दोस्तों, तो ये जो पूरी प्लानिंग अभी तक बता रहे थे, जो हम बड़े बड़े कोच को सुनते हैं करते हैं, तो उसमें एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का जिक्र होता है। और जितना मैं समझा न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का, वो पहला पार्ट था कि हम गोल सेटिंग कैसे करनी है। हमने अपने मन को और अपने ब्रेन को यानी दिमाग को सेट करना सीख लिया। अब बात एनर्जी की आती है, तो इस एनर्जी के लिए अब नई साइंस अपनाना पड़ेगा हमको। एनएलपी आपकी मदद करता है गोल सेटिंग्स में, गोल के लिए बिलीफ बनाने में, गोल को आपके माइंड में सेट कर देने के लिए, और गोल के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट पैदा करने के लिए। लेकिन अगला रोल जो आता है वो है स्ट्रेटजी का, एनर्जेटिकली हाई होने का। यहां पे रोल वैदिक विज्ञान का आता है, चक्र विज्ञान का आता है, ऑरा का आता है, नाड़ियों का आता है। तो पहले आपको गैप एनालिसिस करने के बाद देखना है कि अब ये जो गोल मैंने बनाया, मुझे इसके लिए क्या क्या गैप है, और ये जो गड्ढे हैं मेरे और गोल के बीच में, मुझे इसको भरने के लिए लॉजिकली क्या क्या काम करने पड़ेंगे, साइंटिफिकली, लॉजिकली, प्रैक्टिकली। बिल्कुल। जैसे भाई अगर मैं 10th क्लास में हूं और मुझे डॉक्टर बनना है, तो मुझे पता करना है 10th, 11th, 12th मुझे एक अच्छी जगह से करना होगा, 12th पास होना होगा एक मिनिमम नंबर क्वालिफिकेशंस के साथ। दूसरा, मुझे जो एग्जामिनेशन है, क्वालिफाइंग एग्जाम है, उसका पैटर्न पता होना चाहिए, कितने क्वेश्चंस आएंगे, और उस क्वेश्चंस के पैटर्न की मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। अब मुझे देखना होगा कि क्या मेरे पास वो बुक्स हैं और रिसोर्सेज इकट्ठे करना है, क्या वो मेरे पास बुक्स हैं, क्या वो टीचर अवेलेबल हैं, क्या वो कोचिंग सेंटर्स अवेलेबल हैं, मैं कोचिंग सेंटर में जाऊं या मैं खुद से करूं, बुक्स कहां से अरेंज करूं। तो वो सारे रिसोर्सेज आपको गैप एनालिसिस करना है, और गैप एनालिसिस करने के बाद आपको क्या क्या रिसोर्सेज की कमी है। कोई जरूरी नहीं कि आपके पास सारी चीजें होंगी, तभी तो आपको वो गोल अचीव नहीं हो रहा है ना। तो लिखिए ना क्या क्या कमियां हैं आपके गोल के तक पहुंचने के लिए, कौन से रिसोर्सेज चाहिए। एनएलपी कहता है यू हैव ऑल द रिसोर्सेज और यू हैव पावर टू क्रिएट देम। या तो आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, और अगर वो नहीं भी हैं तो आपके पास वो पावर है कि आप उन्हें क्रिएट कर सकते हो। तो ऐसे ही मैंने भी लिखा कि हाँ मुझे क्या क्या करना है, वो सारे रिसोर्सेज देखता गया, मैं जैसे जैसे लिखता गया मुझे समझ में आता है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, और वो सारे रिसोर्सेज मेरी तरफ आते गए और वो रिसोर्सेज मुझे मिलते गए। ऐसे ही जब हम गैप एनालिसिस करने के बाद स्ट्रेटजी प्लानिंग करते हैं, तो मुझे क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे। रिसोर्सेज करने के बाद अब मुझे इस कौन से पाथवे पे चलना पड़ेगा, एक मुझे रोड मैप तैयार करना होगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, और इसके लिए रिसोर्सेज मुझे किस किस स्टेप में क्या क्या लगेंगे राइट डाउन करते जाए। ये हो गई आपकी पूरी स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी के साथ कंसिस्टेंसी, कि मुझे कंसिस्टेंट रहना होगा, गोल के साथ मेरी इमोशनल अटैचमेंट खत्म ना हो जाए जी। यहीं पे किस्मत के साथ साथ कर्मा का भी रोल आता है। और प्योर इंटेंशन, वाई आपका बार बार आपको याद रहना है। बीच बीच में ऐसा होगा कि मेहनत के दौरान थकावट आएगी, जब आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, लगेगा कि पीछे गिर रहा हूं, नीचे आ रहा हूं, तब आपका फिर वाई, जो आपके पास बड़ा सा वाई है, जो इमोशन गोल के साथ अटैच है, वो आपको फिर से एनर्जी देगा। आपको अपने आप को इस दौरान एनर्जेटिकली बैलेंस रखना है। एनर्जेटिकली मतलब पहले आपका डाइट,
जो आपकी एनर्जी को ठीक रखेगा। लाइफस्टाइल आपकी एनर्जी है, क्योंकि आपका ऑरा आपकी फिजिकल बॉडी की वजह से है पहले। तो फिजिकल बॉडी में आपका डाइट, आपकी लाइफस्टाइल और आपका स्लीप पैटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिर आएगा आपका माइंड, ऑरा के अंदर आपकी मेंटल थॉट्स, कहीं आप नेगेटिव तो नहीं हो रहे हैं, कहीं आप डिस्ट्रैक्शंस का शिकार तो नहीं हो रहे हैं, कहीं आपका फोकस चेंज तो नहीं हो रहा है। फिर आता है आपका जो ऑरा है, ऑरा के अंदर फिर आपकी आती है क्लैरिटी। क्लैरिटी कितनी स्ट्रांग है कि जैसे चाहिए, मतलब क्लैरिटी है कि मुझे यही स्टेप चलना है, स्टेप मेरा सही है, स्ट्रेटजी मेरी सही है, रोड मैप मेरा सही है, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। क्लैरिटी के साथ साथ आपको चाहिए सरेंडरनेस। देखिए, अब ये आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि सर ये बहुत मुश्किल लग रहा है, भाई ये तो इतना फिर मुश्किल है तो फिर मैं गोल की तरफ जाऊं ही क्यों? अगर ऐसा लग रहा है तो फिर गोल अचीव ही नहीं होंगे। यही तो चाहिए ना, वही तो मैं कह रहा हूं ना, हर चीज की कुछ कीमत है, और वो कीमत अगर आप देने को तैयार हैं तभी आप उस गोल के साथ रिजोनेट कर पा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं करना है तो फिर वो आप क्यों करना चाह रहे हो? जबरदस्ती उसमें इमोशनल अटैचमेंट पैदा नहीं हो रही है। अब यहां पर जो फ्रीक्वेंसीज की बात आती है, तो यहां पर एक है स्ट्रगल के साथ और एक सहजता के साथ गोल को अचीव करना है। दो तरीके हैं। स्ट्रगल का मतलब है कि मैं अपने आप को झोंक दूं और अपने आप को बस उस आग में जला लूं, और हो सकता है कि आपको गोल अचीव हो जाए। लेकिन हो भी गया ना तो आपको बहुत सारी डिजीज और बहुत सारी बीमारियां भी साथ साथ मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली आपने बहुत स्ट्रगल किया है। लेकिन मैं जो है दूसरा रास्ता बोलता हूं, वो है सहजता के साथ। अब आपको यहां पर अपने सेल्फ के साथ हायर सेल्फ को अटैच करना है। यहीं पे स्पिरिचुअलिटी का रोल आता है। भाई, आपका गोल आपके दिल में अटैच है, आपके दिमाग में फीड है। अब आपको चाहिए सोल का साथ, और सोल के साथ आपके हायर सेल्फ का साथ, भगवान का साथ। तो अब ऐसे में आपको भगवान के साथ प्रे करना है, भगवान को अपने इस गोल का भागीदार बनाता है। ही इज द क्रिएटर एंड वी आर को क्रिएटर। आप ये बोलिए कि आप क्रिएट कर रहे हो और मैं को क्रिएटर हूं, और मैं ये चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि मैं इसके लायक हूं, मैं अपने आप को लायक बना रहा हूं, तो मेरा ये गोल फलीभूत करें। और अगर आपको लगता है कि इससे भी कुछ बेहतर मेरी जिंदगी में है, उसे भी फलीभूत करें। ठीक है, और उसके लिए साथ ही साथ मैं डेली बेसिस पे आपके साथ अटैच रहूंगा। मेडिटेशन के दौरान मैं आपसे बात करूंगा, और आप मुझे एनर्जी भी देंगे और गाइडलाइन भी देंगे, रास्ता भी दिखाएंगे, और मेरी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को इतना हाई रखेंगे कि मुझे ये गोल अचीव हो। साथ ही साथ मैं आपको सरेंडर कर रहा हूं। जब आप सरेंडर करते हो अपने गोल को, ये मेरा गोल नहीं, ये किसका गोल है? भगवान का गोल है। दैट इज बिकम पर्पस। जब अपने गोल को, आप अपने आउटकम को पर्पस बना लेते हो, आपने गोल बनाया, आपने उसमें पैशन डाला, आपने आउटकम बनाया, लेकिन आउटकम के अंदर अगर आपने पर्पस डाल दिया कि ये केवल मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, मैं इस समाज के लिए कर रहा हूं, आप इस ब्रह्मांड को अच्छा बनाने के लिए कर रहा हूं। क्योंकि डॉक्टर बनने में मेरा भी फायदा था, मेरे परिवार का भी फायदा था, फाइनेंशियल स्टेटस का भी फायदा था, लेकिन साथ ही साथ मेरे अंदर एक इंटेंशन था कि मैं लोगों की मदद कर सकूं। तो ये जो पर्पस था ना, वो पर्पस मुझे रास्ता दिखाते गया, और भगवान मेरे साथ आए, यानी उन्होंने मेरी हेल्प की, और यूनिवर्स को मेरे रास्ते में मुझे साथ देने के लिए भेज दिए। जी, तो सब मैंने शुरुआत की थी रामचरितमानस की किस्सा से, रावण और सुग्रीव से। उस कहानी को मैं आपकी पूरे बातों से जोड़ता हूँ। भगवान राम से जब सीता का विछोह हो जाता है, रावण सीता का हरण कर लेता है, तो राम उनकी तलाश में निकलते हैं। तो उनके पास में केवल सीता को पाना ही गोल नहीं होता। राइट। वो लक्ष्य केवल सीता नहीं होती, उनका लक्ष्य होता है सारे निशाचर का, सारे असुरों का, सारे राक्षसों का नाश कर देना। ये उनका, यानी समाज को राक्षसों से, असुरी प्रवृत्ति से अलग कर देना, दूर कर देना, एक नया समाज खड़ा कर देना उनका लक्ष्य होता है। इसलिए वो सीता भी पा लेते हैं और लंका भी जीत जाते हैं। एक बड़ा गोल उनके पास में, बड़ा पर्पस उनके पास, गोल, धर्म को स्थापित करना, बड़ा पर्पस, हार करना। राइट। जबकि सुग्रीव के पास में केवल एक था कि मुझे किसी भी तरह से मेरा राज्य मिल जाए और मेरी पत्नी मुझे वापस मिल जाए, बस। और इसलिए उनका जो पर्पस था वो छोटा था। तो गोल अचीव नहीं हो रहा, लोअर पर्पस और भगवान श्री राम के पास हायर पर्पस। और जब आप अगर लोअर पर्पस के साथ काम करेंगे, या तो गोल अचीव होगा या नहीं होगा। नहीं हुआ तो स्ट्रेस आएगा, अगर हो गया तो ईगो आएगा। भगवान श्री राम ने सुग्रीव को बाली से गोल दिलवा भी दिया। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? सुग्रीव खुद भोग विलासिता में भूल गया पूरा। किसको भूल गया?
बड़े पर्पस को भूल गया था। भगवान राम ने उसका साथ बड़े पर्पस के लिए दिया था, अधर्म के लिए, अधर्म को हराने के लिए, ना कि उसको राज्य दिलाने के लिए। सही, लेकिन सही। उसका पर्पस, उसका गोल उस समय वही था। बाद में फिर उसकी आत्मा जागृत हुई और उसे समझ में आया कि एक बड़ा गोल, बड़ा पर्पस बचा हुआ, ये तो एक छोटा सा उसका पार्ट था। राइट। अब चलते डॉक्टर साहब, बहुत से हमारे जो कार्यक्रम सुन रहे होंगे, बहुत सारे यूथ होंगे जिनको अपना गोल सेटिंग करना होगा, गोल गेटिंग भी लेनी होगी और इन बातों को जिज्ञासा। तो अब मैं आऊंगा अपने उसमें, जो आपका पॉजिटिव हेल्थ जोन है जहां पे आप ये चीजें कराते हैं। अब एक बताइए कि अगर कोई ये लड़का आ रहा है आपके पास में अपना गोल सेटिंग कर, तो आप किस किस प्रोसेस से गुजारोगे? देखिए, पॉजिटिव हेल्थ जोन में ऐसे लोग आते हैं जो क्लैरिटी चाहते हैं अपने गोल्स के लिए। गोल सेटिंग और गोल गेटिंग दोनों स्टेप उसको करवाए जाते हैं। कैसे? गोल सेटिंग का मतलब कि उसको एग्जैक्टली क्या चाहिए, एनएलपी की साइंस की मदद से, काउंसलिंग, पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग सेशन से उसको क्लियर करवाया जाता है, गाइडेड क्लियरेंस, कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। कई बार जब मैं बनवाता हूं ऐसे गोल्स, तो बहुत सारी चीजें जो लोग दिमाग में लेके घूम रहे होते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और जब वो सेशन में बैठते हैं तो मुझे सब नहीं चाहिए सर, कुछ और ही चाहिए था उसको। हाँ। तो वहीं पे गड़बड़, क्लियरिटी आ जाती है। दूसरा, अगर मान लो क्लियरिटी आ भी गई, क्लियरिटी के बाद अब उसके सबकॉन्शियस लेवल एक चीज यहाँ पर रोक रहा हूं। अभी जितने लोग कई बार गोल बनाते हैं तो वो कैजुअली बनवाते हैं, मतलब आपको क्या चाहिए लिखिए और चालू हो जाते हैं गोल पे। और कई बार हम गोल वो लिखते हैं जो हमारे आसपास के लोग तैयार किए होते हैं, या तो हमारे फादर ने तैयार किया है, या मदर का कोई गोल होता है, या बड़ा भाई ने तय किया, वह अपनी बात बोलते मेरी वाइफ ने तैयार कर दी कि नहीं तुमको ये करना है, बच्चों की डिमांड है, तो सारे के सारे मेरे गोल में शामिल हो जाते हैं। मैं क्या चाह रहा था और क्या हो रहा था वो गोल पे आता ही नहीं है। हाँ, आपके पर्सनल गोल होने चाहिए। अगर आप दूसरों के देखा देखी गोल बना ले रहे हैं तो वो गोल अचीव नहीं होंगे आपको। हाँ, मुझे मेरे एक मित्र है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी जिक्र की, बैठा हुआ था, अरे यार बोले मेरी बेटी का ना वो फलाना अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज पे हो गया है, पर वो जिद कर रही है कि मुझे प्राइवेट कॉलेज में जाना है। और समझ में नहीं आ रहा क्यों जाना चाह रही है, पर वो नहीं जाना चाह रही है, उसकी एक सहेली है, उसका गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हुआ है, वो प्राइवेट में, और एग्जैक्टली साहब यही निकल के आया। और आजकल हमारे खुद के गोल हमें पता ही नहीं होते और दुनिया हमें अपने दूसरों के गोल से हमारे गोल बनवा देती है, और फिर वो गोल अचीव होते नहीं, और फिर हम परेशान होते हैं कि उसके तो अचीव हो गए, मेरे नहीं अचीव हुए जी। तो इसीलिए सेकंड स्टेप में हम क्लैरिटी के साथ साथ उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो ब्लॉकेज होते हैं, जो बिलीफ, वैल्यू, आइडेंटिटी, ये 3 लेवल होते हैं माइंड के, बिलीफ, वैल्यू, आइडेंटिटी। योर कोर बिलीफ, हाउ यू सी द वर्ल्ड इज योर बिलीफ फॉर एवरीथिंग। योर कोर बिलीफ, who you are is your identity. Your core belief, what is your priority, is your value. तो बिलीफ, वैल्यू एंड आइडेंटिटी, ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं माइंड के ब्लॉकेजेस के। इन तीनों लेवल पे क्लैरिटी लाई जाती है। फिर होता है रिसोर्सेस, एनवायरनमेंट, मुझे क्या क्या रिसोर्सेस चाहिए, मुझे क्या क्या स्किल चाहिए, मुझे क्या क्या बिहेवियर्स चाहिए। रिसोर्सेस, बिहेवियर और स्किल, ये लोअर लेवल पे होते हैं। ज्यादातर लोग इसी में अटके रहते हैं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास स्किल नहीं है, और मेरे पास एबिलिटी नहीं है, मेरे बिहेवियर्स ठीक नहीं है, और इसी लेवल पे अटके होते हैं। नहीं, ये 3 लेवल बाद में क्लियर होंगे। पहले ऊपर के 3 लेवल पे आपके बिलीफ हैं कि नहीं, फिर आपकी वैल्यूज, आपकी प्रायोरिटी है कि नहीं, वो गोल आपकी प्रायोरिटी के साथ मैच कर रहा है कि नहीं, और आपने अपनी आइडेंटिटी उस गोल के साथ मैच करी है कि नहीं, बिलीफ, वैल्यू, आइडेंटिटी। तो ये 3 नीचे के लेवल और 3 ऊपर के लेवल, 6 लेवल को मिलाकर फिर उसमें पर्पस क्रिएट करवाया जाता है, जिसको हम कहते हैं हायर पर्पस। लोअर पर्पस में तो गोल सभी बना लेते हैं, हम हायर पर्पस में गोल बनवाते हैं। जब आपके लोअर पर्पस और हायर पर्पस के बीच में एक अलाइनमेंट आती है, जब आप ब्रेन और बॉडी के साथ, दिल के साथ अपनी आत्मा को भी शामिल कर लेते हैं और परमात्मा, हायर सेल्फ को भी शामिल कर लेते हैं, जब आप सरेंडर करते हैं तो फिर स्ट्रेस नहीं आता गोल अचीव करने में, आपको मजा आता है, सरलता आ जाती है, और फिर आप एक ऐसे पाथ पे चलते हैं फिर जहां पर आप मंजिल के ज्यादा रास्ते का मजा लेते हैं। मंजिल मिल जाए तो मजा, मंजिल नहीं भी मिली तो आपको गम नहीं होता, मंजिल के लिए रास्ते को खराब तो नहीं किया। राइट। मुझे बहुत अच्छा एक कोट याद आता कि शायद उस समय यंग थे काफी हम, और दैट्स मेरा एज रही होगी करीबन 27-28 साल का। एक मोटिवेशनल स्पीकर ने बड़ी अच्छी बात कही थी, उस सेशन को अटेंड कर रहे थे। कहा कि आपको चलने में मजा आना चाहिए, राइट, और आपका जो ड्रीम है वो बड़ा होना चाहिए, उसके लिए मेहनत कर दीजिए। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप पढ़ो ना, पीएमटी की परीक्षा 1 बार दो, 2 बार दो, 3 बार दो, 4 बार दो, 5 बार दो, 10 बार दो, नहीं सिलेक्शन होगा। राइट। मैं दावा करता हूं कि तू डॉक्टर नहीं बनेगा, लेकिन तेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से बहुत सारे डॉक्टर बन के निकल जाएंगे।
तो आपको मजा तो आया ना। तो हो सकता है उस समय जो आप शुरुआत किए थे किस्मत की, किस्मत में शायद डॉक्टर बनना नहीं लिखा था। और आपको याद होगा हमारे दिव्य कीर्ति साहब है, आईएएस बनना चाहते डॉक्टर साहब, लेकिन आईएएस नहीं बन पाए, लेकिन उनके यहाँ सैकड़ों आईएएस निकल करके बाहर आ रहे थे। तो दोस्तों कुल मिलाकर के आज के सेशन में जो हम बात कर रहे थे गोल सेटिंग और गोल गेटिंग एंड रोल ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी बातें हुई। इसमें जो डॉक्टर अनिल जो समझाते हैं, जो बताते हैं गोल सेटिंग और गोल गेटिंग का तरीका, उसमें 4-5 पॉइंट पे बहरी गहराई से आज चर्चा हुई। आपका बिलीफ होना चाहिए, देन फिर वैल्यू होना चाहिए, आपको अपनी आइडेंटिटी बनाना आना चाहिए, और पर्पस सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कि पर्पस आपका कैसा है, छोटा है या बड़ा है। बड़ा पर्पस होगा तो गोल आपका निश्चित रूप से गेट हो जाएगा। लेकिन इन सबसे जरूरी होता है अलाइनमेंट की, कि आपका बॉडी, आपका माइंड और आपका जो ब्रेन है ये आपस में अलाइन है या नहीं। तो केवल मोटिवेशनल क्लासेस से काम नहीं बनता है, ना ही केवल जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू कराई जाए वो भी नहीं। क्योंकि डॉक्टर अनिल ने बताया कि जो गोल है वह भी एक एनर्जी है, क्योंकि थॉट पैटर्न है, वो आपने सोचा है तो एनर्जी है, और जो आप मैनिफेस्ट करेंगे वह भी एनर्जी है, और आपकी ये पूरी बॉडी है वह भी एनर्जी है। तो आपको गोल की हायर एनर्जी के बराबर अपनी एनर्जी को भी वाइब्रेट करना होगा, उस फ्रीक्वेंसी पे लाना होगा, तभी आपका जो गोल आपने सेट किया है वह गोल आपको गेट होगा। डिटेल के लिए आप हो सके तो स्क्रीन के इनमें नंबर आ रहे हैं, आप इस नंबर पर संपर्क करें और डॉक्टर अनिल गुप्ता के पॉजिटिव हेल्थ जोन पे आकर के संपर्क कर सकते हैं। कमेंट्स लिख दीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण चर्चा में डॉक्टर अनिल के साथ। फिलहाल नमस्कार। नमस्कार।